हाँ हेलो, क्लास नाइन्थ। बेटे, आज मैं आपको आपका नेक्स्ट चैप्टर केदारनाथ अग्रवाल जिसके राइटर हैं, और चैप्टर का नाम है आपका चंद्र गहना से लौटती बेर, उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले मैं इसे पाठ को शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा आपको जो कवि परिचय है वो देना जरूरी है। ठीक है, कवि परिचय यानी कि जो इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद वो है जो छायावाद के बाद आया। ये वाद क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक दिन नेक्स्ट डे एक वीडियो बनाकर फिर सेंड करूँगी, और इम्पोर्टेंट भी है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आता है। ठीक, अभी आप इतना ही जानें कि यह केदारनाथ अग्रवाल जो है वो प्रगतिवादी कवि हैं। उसके साथ साथ प्रगतिवादी मीन्स अपने देश, समाज, राष्ट्र की उन्नति करने से मतलब है। लेकिन इस यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में कवि जो है एक प्रकृति का सुंदर चित्रण करता है। क्यों? क्योंकि कवि जो है वो बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति के प्रति अपना बहुत प्रेम अनुराग रखता है। प्रकृति मीन्स जो हमारी ज़मीन है, धरती है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, सूरज है, नदी है, ये हमारी प्रकृति है। ठीक, तो यहाँ पर भी वह एक गांव का चित्रण कर रहे हैं। थोड़ा आप संदर्भ समझ लेंगे तो, संदर्भ बता रही हूँ अब, अगर संदर्भ समझ लेंगे तो कविता समझने में आसानी होगी। प्रस्तुत जो कविता में अग्रवाल जी हमारे राइटर लेखक जो हैं, वो कवि जो हैं वो ऐसे एक गांव का वर्णन कर रहे हैं जिसका नाम है चंदगहना। ठीक है, वहाँ पर उस गांव की जो प्राकृतिक दृश्य है, चाहे खेत हैं, खलिहान हैं, प्राकृतिक परिवेश है, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो चीज़ें उन्हें साधारण से साधारण दिखती हैं और असाधारण दिखती हैं, ठीक है, उस सौंदर्य को कवि अपनी लेखनी से मूर्त रूप दे रहा है। और उसका कंपैरिजन किससे कर रहा है? शहरी विकास की तीव्र गति से। तो वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि शहरी विकास से यहाँ जो है इस गांव में जो है, यानी जो गांव होता है जहाँ, वहाँ का प्राकृतिक परिवेश कितना शुद्ध है, कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है और कितना वास्तविक है, ओरिजिनल है। दिखावटी कुछ भी नहीं है उसमें, शो थीम कतई नहीं है। इसका चित्रण आपके इसमें करता है, जो कि एक प्राकृतिक चित्रण है। और उसके साथ साथ कवि ने यहाँ की प्रकृति और संस्कृति को बचाने की भी चेष्टा की है। गांव में किस प्रकार हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति क्या रहती है, पूरी तरह से परिवेष्टित रहती है, सुरक्षित रहती है, इसका भी चित्रण कवि करता है। ठीक, अब आप अपनी बुक देखिए। कवि कहते हैं कि देख आया चंद गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। क्या कह रहे हैं? ये चंद गहना मीन्स ये गांव का नाम है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं चंद गहना नाम के गांव को देख कर आ रहा हूँ, यानी कि देख रहा हूँ। देख आया मीन्स देखता हूँ। कवि जो है चंद गहना गांव को देख कर उसका वर्णन कर रहा है। क्या कि देखता हूँ दृश्य अब मैं, दृश्य मीन्स चित्रण, जो मैं चित्रण देख रहा हूँ कहाँ पर? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ तो आप लोग जानते होंगे, मेड़ वो होता है जो खेत के किनारे किनारे ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। थोड़ा जमीन वहाँ से थोड़ी मिट्टी ऊंची उठा दी जाती है, उसे मेड़ कहते हैं। तो उसी ऊंची उठी हुई जमीन पर कवि बैठा हुआ है, उसे मेड़ कहते हैं। और उस गांव का जो जो चित्रण देख रहा है, उस चित्रण को अपनी लेखनी से मूर्त रूप देता है। मूर्त मीन्स वास्तविक रूप। ठीक, वास्तविक रूप दे रहा है। क्या कह रहे हैं कवि? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधी मुरेठा शीश पर। एक बात और बता दूं मैं आपको, इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, क्योंकि इस कवि ने प्रकृति को मानव के रूप में चित्रण किया है। जहाँ पर प्रकृति को मानव के रूप में चित्रण होता है, किया जाता है, वहाँ पर हमेशा मानवीकरण अलंकार होता है। उसके साथ साथ और अलंकार भी हैं, लेकिन मानवीकरण अलंकार पूर्ण रूप से है पूरी कविता में।
ठीक, यहाँ से कैसे है मानविक अलंकार, यह हरा ठिगना चना, ठीक है, एक बीते के बराबर। बीता मीन्स जो हमारे, अगर हम अपनी फिंगर्स को फैलाएं तो उस फिंगर्स को फैलाने के बाद जो अंगूठे के नीचे से के भाग से जो आपकी कनिष्ठिका के यानी कि लास्ट उंगली के भाग के बराबर बीच का जो पोर्शन होता है उसे बीता कहते हैं। ठीक, तो एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, ठिगना मीन्स छोटे कद का चने का पेड़ जो है वो एक बीते के बराबर मुझे दिखाई दे रहा है बस, जो कि कद में छोटा है। बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा किसे कहते हैं, मुरेठा मीन्स पगड़ी, जो अपने शीश में सिर पर पगड़ी बांध के बैठा है। देखो कवि की कल्पना है, कवि चित्रण कर रहा है कि चने के पेड़ पर जो गुलाबी रंग का फूल आया है, वह गुलाबी रंग का फूल जब उसमें बड होती है तो बड कैसी शो कर रहा है वो, कि जैसे कि सिर पर पगड़ी होती है, और पगड़ी गुलाबी रंग की पगड़ी कब बांधी जाती है, जब शादी होती है। तो कवि कह रहे हैं कि यह हरा ठिगना चना, यह छोटे हरे रंग का छोटे कद वाला एक बीते के बराबर जो चने का पेड़ है उसमें जो गुलाबी रंग का फूल आया है, ठीक है, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, गुलाबी रंग के फूल जो उसमें आया है वह ऐसा लगता है मानो कि मुरेठा मीन्स अपने सिर पर उसने पगड़ी धारण की हो, पगड़ी बांधती हो, यानी विवाह के लिए तैयार हो गया हो। ठीक, एक बीते के बराबर छोटे कद वाला हरे रंग का जो चना है उसमें आया हुआ गुलाबी फूल ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने सिर पर क्या बांध दिया हो, मुरेठा यानी कि पगड़ी बांध ली हो गुलाबी रंग की। गुलाबी रंग के फूल को चित्रण कर रहा है पगड़ी के रूप में। उपमा अलंकार भी है यहाँ। ठीक, सजकर खड़ा है, सजकर खड़ा है मीन्स, और गुलाबी फूल को लेकर सज धज कर पगड़ी हकड़ी बांध कर खड़ा है। पगड़ी कौन बांधता है, दूल्हा। तो दूल्हे के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कवि कि मानो उसने गुलाबी रंग की पगड़ी बांध दी हो और सज धज कर तैयार खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, उसके पास ही में मिलकर उगी है मीन्स ऊपर पैदा हुई है, और उसके साथ ही जो जैसे चने का पेड़ हुआ वैसे अलसी एक पौधा है जो कि चना जो होता है वो थोड़ा उसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा टाइट होता है, थोड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है, लेकिन अलसी जो होती है वो क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तब कवि कहते हैं कि उसी चने के पेड़ के बगल में अलसी का पौधा हटीली माने जबरदस्ती हट पूर्वक, खरपतवार टाइप में, जैसे खरपतवार होते हैं खेतों में वैसे ही हट पूर्वक, उसे किसी ने बोया नहीं अलसी को, लेकिन हट पूर्वक चने के बगल में मिलकर ही उग आई है। कैसी है वो, देह की पतली कमर की है लचीली। देह मीन्स शरीर, जो शरीर से तो पतली है और कमर उसकी क्या है, लचीली कहते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक, यानी कि जो तुरंत झुक जाए, तुरंत खड़ी हो जाए। तो जो अलसी कैसी है, बल शरीर की पतली और कमर से लचीली। अब देखो शरीर से पतला मनुष्य होता है, कमर से लचीला मानव होता है, लेकिन यहाँ पर अलसी के रूप में चित्रण कर रखा है, अलसी पौधे को मानव के रूप में चित्रित किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार मैंने शुरू में बताया, पूरे कविता में मानवीकरण अलंकार। ठीक, नीले पीले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और वो अलसी क्या कह रही है, बल नीले रंग के, उस अलसी में कैसा फूल आया है, नीले रंग का फूल आया है, और फूले फूल को, नीले फूले माने फूले हुए फूल को अपने सिर पर रखकर, यानी कि उसके अंदर जो नीले रंग का फूल आया, नीले रंग के फूल को जो उसमें आया है वह नीले रंग के फूल को अपने सिर पर चढ़ाकर क्या कह रही हैं, कह रही है कि जो छुए वह दो हृदय का दान उसको। जो अलसी नीले रंग के फूल को अपने सिर पर उगाकर क्या कह रही हैं, जो छुए यानी कि जो मुझे टच करेगा, छुएगा, दो हृदय का दान उसको, मैं अपने हृदय उसको दूंगी। यानी क्यों छुए, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, कभी नीचे उठ रही है, कभी ऊपर जा रही है, फिर नीचे उठ जाती है हल्की सी हवा में, फिर नीचे हो जाती है, फिर ऊपर। तो एक तरह से खेल हो रहा है। ठीक है, अलसी के लिए खेल हो रहा है, और वो कहते हैं कि मुझे टच करो, जैसे होता है आप लोगों का गेम होता है, वैसे वो भी कह रही है कि जो मुझे टच करेगा, छुएगा, मैं उसे अपना हृदय का दान दूंगी। ठीक,
और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे सयानी में अनुप्रास अलंकार है, सौवर्ण की आवृत्ति होने से। और सरसों, सरसों सरसों मीन्स जो सरसों होता है खेत में, तो वो क्या हो गया बल, उसकी बात ही मत पूछो बल। क्यों? सरसों सबसे सयानी में सबसे बड़ी हो गई है। क्यों हो गई है कह रहा है वो सयानी सरसों को? क्योंकि हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। उसने अपने हाथ जो है वो पीले कर लिए हैं। कहने का मतलब है हाथ पीले कब होते हैं? जब मेहंदी लगती है या शादी होती है, शादी होने से पहले हल्दी लगाई जाती है, तो हल्दी लगने में हाथ पीले होते हैं। तो सरसों में आए पीले पीले फूल को कवि चित्रित करते हैं कि उसने अपने हाथों को पीला कर लिया है। ठीक है, उसने अपने हाथों को उसके रूप में चित्रित कर रहे हैं कि वो विवाह के लिए तैयार हो गई है बल सरसों। ठीक है, उसने सबसे सयानी सरसों की बात ही मत पूछो, उसने अपने हाथ पीले कर लिए, यानी अपने जो पीले पीले फूल आ गए हैं उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। ब्याह मंडप में पधारी, मानो विवाह के लिए मंडप में पधार गई हो। विवाह रूपी मंडप में पधार, यहाँ पर रूपक अलंकार है बेटे। विवाह रूपी मंडप में पधार गई है। और क्या, कैसे कि लगता कैसे है वो विवाह? फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। फाग यानी कि देखो ये चित्रण पूरा जो कवि कर रहे हैं ये फागुन के महीने का चित्रण है। फागुन मीन्स जो मार्च अप्रैल का समय होता है वो फागुन का होता है। ठीक, तो नहीं, फरवरी मार्च का जो समय है वो फागुन का समय है। और उस फागुन के महीने में क्या होता है? होली होती है। तो होली का त्यौहार में फाग गाए जाते हैं। जो होली के गीत होते हैं उन्हें फाग भी कहते हैं। तो जगह जगह वो फाग जो गीत सुनाई दे रहे हैं गाते हुए, ऐसा लगता है मानो वो फाग जो हैं वो इस सरसों की शादी के लिए गाए जा रहे हैं। जब विवाह होता है तो गीत गाना बजाना, लेडीज संगीत जो होता है उसे कैसे चित्रित करते हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि फागुन का महीना मानो फाग गाकर उस सरसों की शादी के लिए गाने गा रहा हो। आ गया है आज जैसे, मानो फागुन का महीना आज जैसे कि फाग गाता हुआ उसकी उसकी उस सरसों की शादी के लिए गाने गाता हुआ। यहाँ पर उपमा अलंकार। ठीक, आज गया है, आज जैसे, जैसे होने से यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। ठीक, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। अब कवि कहते हैं कि मैं स्वयंवर को साक्षात होते हुए देख रहा हूँ अपनी आंखों से। मुझे लग रहा है कि चना दूल्हा बना हुआ है, सरसों दुल्हन बनी हुई है, अलसी बीच में अलग से आ रही है। तो ऐसा मैं साक्षात ऐसा लग रहा मुझे कि जैसे स्वयंवर माने विवाह, जैसे कि विवाह हो रहा है और उसे मैं उसका मैं साक्षी सामने बैठा हुआ हूँ। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। अनुराग अंचल, ठीक है, यानी अनुराग मीन्स प्रेम, आंचल, अंचल मीन्स आंचल। प्रकृति का ये प्रेम रूपी आंचल इस विजन मीन्स सुनसानी में, सुनसान स्थान पर आज जैसे इस प्रकृति प्रेम को, प्रकृति का प्रेम का आंचल जो है वो मैं पूरी तरह से इस सुनसान जगह में देख रहा हूँ। कवि क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं कि दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ठीक है, दूर व्यापारिक नगर में, यहाँ क्या है बल? दूर व्यापारिक नगर में, यानी कि व्यापारिक नगर में क्या होता है? नगर में हर समय चिल्ल पों टूटा गाड़ी की चलना होता है और बार बार बड़ी बड़ी गाड़ियों का चलना होता है, उससे आवाज़ें होती हैं। तो कवि उससे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि दूर जहाँ व्यापार का लेन देन, व्यापार में आदान प्रदान का लेन देन होता है नगर में, वहाँ कितना ज़्यादा शोरगुल है। प्रेम की इस प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ इस गांव में, इस उपजाऊ भूमि में कितनी शांति है। इस प्रेम रूपी भूमि में यहाँ पर इतने अच्छी तरह से पूरा अनाज, खेत में सब्जी ये जो पैदा हो रही है और इतनी उपजाऊ भूमि में कितनी शांति है उस शहर के मुताबिक, उस शहर के मुकाबले। ठीक है, उस शहर के मुकाबले इस गांव में कितनी शांति, कितनी जो है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा सुकून है बल यहाँ। ठीक, और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही जिसमें लहरियाँ। ये तो उसने चित्रण क्या कवि ने अभी तक पौधों का। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि एक पैरों के तले है और पैरों के तले है एक पोखर
पोखर मीन्स होता है छोटा सा तालाब, ठीक है। वो तालाब कैसे बनता है? बरसात में आपने जो गांव होते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा खुद ही बना दिया जाता है, एक ऐसा गड्ढा टाइप का होता है जिसमें कि बरसात का पानी सारा इकट्ठा कर लिया जाता है। और उस बरसात के पानी को पीने के लिए तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जो गाय वगैरह होती हैं वह या भैंस वगैरह होती हैं वो उसमें क्या करते हैं, गर्मियों में अपना पानी भी पी लेती हैं, स्नान भी कर लेती हैं। और जब जब वो पानी साफ साफ होता है तो वहाँ के बच्चे भी गांव के उस पोखर में स्नान कर लेते हैं। तो वो पोखर जो होता है, छोटा तालाब जो है, उसमें पानी जो होता है वो साल भर के लिए रह जाता है। हालांकि बाद बाद में वो पानी गंदेला हो जाता है, बहुत बेकार हो जाता है, लेकिन फिर भी जानवरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जानवर गर्मी से बचने के लिए उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही एक पोखर जो है जहाँ पर कवि मेड़ के पास बैठे हैं, उसी के पास में एक छोटा सा पोखर भी है बल। और उस पोखर में क्या होता है, पानी जहाँ पर इकट्ठा होगा तो मछलियाँ होंगी, काई भी होगी, तो उसका चित्रण कर रहे हैं कवि। कवि कहते हैं, उठ रही इसमें लहरियाँ, उस पोखर में हल्की हल्की लहरें उठ रही हैं, ठीक है। और वो लहरें क्या कर रही हैं? नील तल में जो उगी है घास बूढ़ी, उस पानी के ऊपर सतह, नील तल में सतह में जो भूरी रंग की घास उठी है, ले रही वह भी लहरियां, वह भी उस पानी के लहरों के साथ अपनी लहरें हिल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये भी लहर ले रही है। पानी जब हिल रहा है तो ऊपर में जो काई घास, भूरी रंग की हरी रंग की काई और भूरी रंग की जो घास उगी है वो भी उसके साथ हिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो वह घास भी लहरें ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, देखिए कितना सुंदर चित्रण करते हैं कवि कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को चकमकाता। ये किस चीज़ का वर्णन है? देखिए, जब सूर्य की रोशनी, यानी पूरा सूर्य जब किसी भी पानी में उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, एकटक नज़र से देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि उस पानी के बीच में एक नीचे को चांदी का जैसा खंभा बन गया, कि प्रतिबिंब पड़ता गया तो लगता है पानी में प्रतिबिंब बना, साफ पानी में साफ दिखाई देता है सूर्य का प्रतिबिंब चांदी के खंभे जैसा। उसी को चित्रित कर रहा है कवि। कहते हैं कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है उसी पानी के बीच में सूर्य का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है वो चांदी के खंभे के समान बड़ा सा गोल खंभा सा चित्रित हो रहा है। उपमा अलंकार, बड़ा सा गोल खंभा। खंभा मीन्स जो एक बड़ा सा, जैसे खंभे होते हैं लंबे चौड़े, तो उसी तरह से गोल खंभा पानी के अंदर बना हुआ है। और उसे अगर हम एकटक देखते हैं तो क्या होता है, आंखें हमारी क्या हो जाती है, चकमका जाती है, ठीक है। तो वो उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि वह हमारी आंखों को चकमका रहा है, ठीक है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और बहुत से उस पोखर के किनारे बहुत से पत्थर हैं। और जब वो पत्थर क्या कर रहे हैं, पत्थर जो किनारे पड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, जब पानी में लहरें आ रही हैं तो लहरें थोड़ा आगे तक जाती हैं, उन पत्थरों को भिगा रही हैं, फिर पीछे लौट जा रही हैं, फिर आगे तक जा रही हैं, उन पत्थरों को भिगा रही हैं, फिर पीछे को लौट जा रही हैं। तो कवि चित्रित कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि चुपचाप वो पत्थर किनारे पड़े हुए, पोखर के किनारे पड़े हुए पत्थर मानो पानी चुपचाप पीते जा रहे हैं और प्यास जाने कब बुझेगी। और इतना पानी पी दे रहे हैं, यानी कि बार बार लहरें आ रही हैं, भिगा रही हैं, फिर चले जा रही हैं, बार बार लहरें आ रही हैं, फिर भिगा रही हैं, फिर चली जा रही हैं। तो कवि कह रहे हैं ऐसा लगता है कि ये पत्थर प्यासे के प्यासे ही हैं, इतना भीगने के बाद भी पता नहीं कि इनकी प्यास कब बुझेगी, फिर भी पानी पीते जा रहे हैं। चुप खड़ा बगला डुबाई टांग जल में, देखते ही पीने चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अब उसके उसी में क्या है, एक बगुला भी है। बगुला आप जानते होंगे, सफ़ेद कलर का, पानी जहाँ होता है वहाँ होता है। तो वहाँ पर बगुला भी एक खड़ा है। और बगुले की क्या आदत होती है, क्योंकि बगुला जो होता है उसकी बड़ी बड़ी टांगें होती हैं, वो एक टांग जब तक उठाए तब तक दूसरी टांग डाले, तब तक मछली क्या करती है, भाग जाती है, निकल जाती है वहाँ से, ठीक। तो बगुला अपनी उस मछली को पकड़ने के लिए क्या ट्रिक करता है, क्या चाल करता है कि अपनी एक टांग को ऊपर समेट लेता है अंदर, और दूसरी टांग पर बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है बिना हिले, चुपचाप। तो मछली समझती है कि ये शायद कोई पौधा है। मछली को अगर वो दो टांग वाला होगा तो मछली तो उसके किनारे आसपास भी नहीं आएगी, ये मुझे बगुला खा देगा, अपने शत्रु के पास क्यों आएगी। तो बगुला उसके लिए क्या ट्रिक करता है कि एक टांग अपने अंदर दबा देता है, एक टांग में खड़े हो जाता है बिल्कुल साइलेंटली, और एक टांग में
एक टांग में जब बगुला खड़ा हो जाता है तो उस एक टांग में खड़े रहने से क्या होता है कि मछली कोई न कोई धोखे में आ जाती है और ऐसे क्या करता है उसके बाद फट से उसे अपने मुंह में डालकर अपना पेट भर लेता है। उसी का चित्रण है कि चुप खड़ा बगुला डुबाई टांग जल में, चुपचाप खड़ा बगुला एक टांग को छुपा करके एक टांग में खड़ा है, देखते ही मीन चंचल, मीन माने मछली, चंचल मछली को देखते ही ध्यान निद्रा त्यागता है। अपने ध्यान जो एकाग्र चित्ता, आंख हल्की सी बंद करके पानी में जो देखा हुआ है, और जैसी मछली आती है फैट से अपनी चोंच डुबाता है और उस मछली को कटक लेता है। इसलिए कहा कि अब जैसे ही चंचल मछली को देखता है, अपने ध्यान अपनी नींद जो है वो एकदम छोड़ देता है, त्यागता है, मीन छोड़ देता है। ठीक, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। तो बगुला क्या करता है, जैसे ही जो चंचल मछली आई उस मछली को देखते ही अपनी ध्यान त्याग कर उसे तुरंत अपने चोंच में दबाकर अपने गले में गटक लेता है, क्योंकि फिर उसको दूसरी मछली का इंतजार होता है। ठीक, अब ये तो बगुले का चित्रण हो गया। आगे क्या कहते हैं कवि कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। चतुर चिड़िया में फिर से अनुप्रास अलंकार। एक काले माथ वाली क्यों कहा? काले माथ वाली मीन्स जिसका सिर काला है, तो काले माथ को उसे धूर्तता का प्रतीक कहा गया, दुष्टता का प्रतीक, इसलिए उसने कहा कि काले माथ वाली, यानी काले सिर वाली चंचल चिड़िया ने क्या किया कि श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, यानी अपने सफ़ेद पंखों से अचानक झपाटे मार मीन्स अचानक नीचे आई, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती जल के हृदय पर। सफ़ेद पंख वाली चिड़िया और काले सिर वाली चिड़िया क्या करती हैं कि उस हृदय स्थली पर, उस जल में, जो जल है पानी, पोखर का जो पानी है उसके जल में जो कोई ऊपर से मछली अगर देखती है तो क्या करती है, तुरंत ही उस पर झपटती है और उसको क्या करती है, एक उजली चटुल मछली, एक ऐसी उज्ज्वल साफ चटुल माने चंचल मछली को चोंच पीली में दबाकर, अपनी पीली चोंच में दबा करके दूर उड़ती है गगन में, ऊपर आसमान में दूर उड़ जाती है। काले सिर वाली चंचल चिड़िया सफ़ेद पंखों के सहारे पानी पर टूटकर उस भरे जल के हृदय में, उस जल वाले पानी में एक चंचल मछली को, साफ स्वच्छ एक चंचल मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आसमान में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, और यहीं से क्या है, थोड़ी भूमि ऊंची है, यानी कि जहाँ पर कवि बैठे हुए हैं उसी के बगल से रेल की पटरी भी है, और रेल की पटरी जहाँ पर बिछाई जाती है वहाँ पर क्या किया जाता है, थोड़ा पत्थर वगैरह इकट्ठा करके ऊंचा बना दिया जाता है जिससे कि पटरियों को चलने में आसानी हो। तो कवि उसी का चित्रण कर रहे हैं कि यहीं पर जहाँ पर कवि बैठा है उसी की दूसरी साइड से यहाँ पर थोड़ी ऊंची ऊंची भूमि है, और जहाँ पर से रेल की पटरी भी आगे को निकल रही है, और वहाँ पर क्या है, बल ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। और अभी क्या है, रेलगाड़ी का समय नहीं होने से, क्योंकि रेलगाड़ी का समय होता तो डिस्टर्ब होता कवि को कविता करने में, तो कवि कहते हैं कि ट्रेन का टाइम भी नहीं है, और टाइम नहीं होने के कारण मैं स्वच्छंद हूँ, माने मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं है। ठीक है, मैंने कहीं जाना भी नहीं है, ट्रेन का टाइम भी नहीं है, इसलिए मुझे कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं हो रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। दूसरी साइड क्या है, अगर दूसरी साइड कभी देखते हैं तो वहाँ पर चित्रकूट की अनगढ़ मीन्स अनगिनत, चौड़ी मीन्स बहुत लंबी दूर तक फैली हुई, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, यानी कोई छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी कोई बड़ी, ऐसी ऊंची ऊंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक, चित्रकूट की अनेक चौड़ी पहाड़ी दूर तक फैली हुई, चौड़ी का मतलब है दूर तक फैली हुई, कम ऊंची पहाड़ियाँ मुझे दूर दिशाओं तक फैली हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है साफ, यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पर कवि बैठे हैं वहाँ से दूर चित्रकूट की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक, चंद्रगहना जो गांव है उससे वहाँ पर से चित्रकूट की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। पूरा चित्रण कर रहे हैं कवि कि कितना सुंदर चित्रण है, और सहज से यह चित्रण कितना सुंदर है, कितना साफ है, स्वच्छ है,
और प्रदूषण रहित है। आगे देखो, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। बांझ भूमि का मतलब क्या है? बंजर धरती पर, जहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? थॉर्नी प्लांट्स पैदा हो जाते हैं। ठीक, जहाँ पर जिस पृथ्वी पर कहीं पर कोई ऐसी उपजाऊ चीज़ नहीं होती, जो पृथ्वी उसमें कोई चीज़ ऐसा अनाज पैदा नहीं होता, तो वहाँ पर कांटेदार वृक्ष पैदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे कैक्टस जो होते हैं, यानी थॉर्नी प्लांट जो होते हैं, उनको पानी की कम आवश्यकता होती है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसे कैक्टस हो जाते हैं। और एक बात आपको और बताऊँ मैं, काव्य में कैक्टस को हमेशा, कांटेदार वृक्ष को हमेशा दुख का प्रतीक या निराशा का प्रतीक माना गया है। कवि कहते हैं कि बांझ भूमि पर, वह बंजर भूमि पर इधर उधर कुछ रीवा के कांटेदार कुरूप खड़े, इसलिए उसने उन्हें कुरूप कहा, कांटेदार। रीवा के पेड़ कांटेदार, जो थोनी है जिसमें कांटे हैं, ऐसे कुरूप जो हैं वो पैदा हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बंजर धरती है, इसलिए वहाँ पर कांटेदार जो कुरूप रीवा के पेड़ हैं वो खड़े हो गए हैं। और अब देखिए, कांटेदार कुरूप में भी अनुप्रास अलंकार है। क वर्ण की आवृत्ति, कांटे का क, कुरूप का क, इसलिए क वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आगे क्या हो रहा है? सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुक्के का स्वर टें 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 टें। अब देखिए, सुन पड़ता है, कवि कह रहे हैं कि कानों में आवाज आ रही है, बल कि मीठा मीठा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर, कि रस से भरा हुआ, मीठा मीठा मतलब है रस से भरा हुआ। ठीक है, ऐसा सुग्गा मीन्स तोता, तोते का स्वर मीठा मीठा उस वनस्थली में जहाँ पर कवि बैठे हैं, उस वनस्थली में कवि को साफ सुनाई दे रहा है। कैसा है वो स्वर? टें 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 की आवाज़ कर रहा है। तोता ऐसे बोलता है ना, जंगली तोते जो होते हैं, तो कवि कहते हैं कि वह उसे कहता है मीठा मीठा रस टपकाता, यानी कि वह रस से भरा हुआ मीठा जो तोते का स्वर है वो टें टें की आवाज़ में मुझे सुनाई पड़ रहा है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, और वो स्वर क्या करता है? बल वनस्थली मीन्स उस वनस्थली में जहाँ पर वो बैठे हैं कवि, वहाँ पर ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि मानो वो वनस्थली, माने उस सुनसान हृदय, उस सुनसान में क्या करता है? हृदय चीरता का मतलब है उसको, उस सुनसानी को तोड़ रहा है, शब्द भेद हो रहा है। उस तोते के टेंटे की आवाज से उस सुनसान जगह में क्या हो रहा है? खलन हो रहा है, यानी उसमें जो हो रहा है बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, वनस्थली का हृदय चीरता मीन्स उस वनस्थली को, सुनसानी को में बाधा उत्पन्न कर रहा है। हाँ, एक तरफ तोते का स्वर सुनाई दे रहा है और दूसरी तरफ कवि को क्या सुनाई दे रहा है कि उठता गिरता सारस का सर टिरटों टिरटों, टिरटों टिरटों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सारस जो पक्षी है, उस पक्षी का उठता गिरता मीन्स कभी ऊंची आवाज कभी धीमी आवाज, कभी ऊंची आवाज कभी धीमी आवाज, ये मतलब है उठता गिरता। ठीक है, ऊंची और धीमी आवाज में सारस की आवाज जो है वो क्या है? वो टिरटों टिरटों की आवाज कर रही है। ठीक, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। मेरा इच्छा, कवि कहते हैं कि मेरी भी इच्छा होती है कि इस सारस के साथ पंख फैलाकर, पर फैलाए मीन्स पंख फैलाकर, इस सारस पक्षी के साथ मैं भी उड़ जाऊं। और जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, जहाँ इस हरे हरे खेत में ये सारस और जुगल जोड़ी मीन्स, जुगल जोड़ी में अनुप्रास अलंकार है। जुगल जोड़ी का मतलब है दोनों, सारस और सारसी की जोड़ी, जहाँ पर सारस और सारसी की जोड़ी इस हरे खेत में रहती है, और वहाँ मैं भी चले जाऊँ पंख फैलाकर अपने, और सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। चुप्पे चुप्पे में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ, यानी सच्ची प्रेम कहानी मीन्स वो जो आपस में बात कर रहे हैं, बस सारस और सारसी, उनकी प्रेम कहानी को चुपचाप मैं भी सुन लूँ कि क्या बात कर रहे हैं। ये कवि की कल्पना है, कवि की धारणा है। कवि कहते हैं कि मेरा भी मन हो रहा है कि मेरे पास भी पंख होते तो मैं चुपचाप उड़ जाता और इन सारस और सारसी की बातों को चुपचाप सुन लेता। ठीक, तो बेटे ये तो आपका, इसमें आपको जो मैंने अर्थ बताया इसके लिए कंप्लीट हुआ चैप्टर ये आपका। अब इसके आधार पर आपके प्रश्न उत्तर क्या बनते हैं उनको आप देखिए। फर्स्ट प्रश्न है आपका, जो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके उसके आधार पर बनते हैं, जो कविता के आधार पर बनते हैं, उसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन शुरू से अभी तक के कल बता दूं कि देखिए, चंद गहना मैंने आपको शुरू में बता दिया था,
हो सकता है एक क्वेश्चन ये भी बन जाए कि चंद गहना क्या चीज़ है, ठीक है। और या ये भी बन सकता है कि कवि कहाँ पर बैठकर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए चंदगहना नामक गांव पर बैठ के एक खेत की मेड़ पर बैठा है कवि और वहाँ से चित्रण कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद है कवि चने को किस रूप में देख रहा है, ठीक, किस रूप में देख रहा है, एक सजे हुए दूल्हे के रूप में, उसमें आए हुए गुलाबी फूल को उसकी पगड़ी मानकर सजे हुए दूल्हे के रूप में देख रहा है। और ठिगना किसे कहता है कवि, चने के पौधे। क्यों कहता है कवि ठिगना चने के पौधे को, क्योंकि वह छोटा है इसलिए उसे ठिगना कह रहा है, ठीक। ये आपके क्वेश्चन आंसर जो बनेंगे उनको बता रही हूँ मैं शुरू से, ठीक। अब उसके बाद देखिए चने ने किस तरह का मुरेठा पहना है, उसने उसके ऊपर जो फूल आया है उस फूल को कवि ने मुरेठा यानी पगड़ी कहा, ठीक है। गुलाबी रंग की पगड़ी का जो है फूल रूपी पगड़ी पहनी हुई है। उसके बाद आगे अब देखिए कवि ने अलसी को हटीली, पतली और लचीली क्यों कहा, क्यों कहा, क्योंकि वह जो है इतनी फ्लेक्सिबल है, इतना पतली है, ठीक है, और ज़बरदस्ती बीच में उठाई है इसलिए उसे हटीली कहा। बहुत पतली उसकी देह है इसलिए पतली कहा, और बहुत ज़्यादा बार बार झुकना फिर खड़ा होना कर रही है इसलिए कवि ने उसे लचीली कहा, कि ऐसा लगता है कि मानो वह ज़बरदस्ती उठकर एक खेल की तरह अपना चित्रण कर रही है, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन आगे, दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा कि अलसी की पौधे की क्या विशेषताएं हैं, अभी बता दिया मैंने आगे को क्या विशेषताएं, ये इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद है हृदय का दान करने का क्या आशय है, क्या स्पष्ट आशय निकलता है, क्या आप स्पष्ट आशय इसका क्या होगा, क्योंकि अलसी को कवि अल्हड़ नायिका के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, अल्हड़ नायिका के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, और इसलिए वह क्या कह रही है कि जो मुझे टच करेगा, जो मुझे छुएगा उसे मैं अपना हृदय का दान दूंगी, ठीक। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि सरसों को कवि सयानी क्यों कहता है, क्या मतलब है सरसों को सयानी कहने, क्योंकि सरसों में जो पीले पीले फूल आ गए हैं, कवि कहता है कि वो एक तो वो शादी के लिए तैयार होगी पीले हाथों में हल्दी लगाकर, और दूसरा सयानी कहने का मतलब ये भी है कि फसल तैयार हो गई है सरसों की, पीले पीले फूल आकर उसमें फल आने को तैयार है, फसल पककर तैयार हो गई है, ठीक है। अब कवि ने विवाह का वातावरण कैसे तैयार किया, उसने इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, विवाह का वातावरण तैयार करने के लिए क्या किया उसने, पहले उसने सरसों को लड़की के रूप में चित्रित करके उसे सयानी बताया, एक तरफ से चने को उसने दूल्हे के रूप में चित्रण किया, ठीक, और हाथ पीले, उसमें जो पीले पीले फूल आए हैं उसे हाथ पीले करने के लिए कहा, बताया, और उसके अलावा ब्याह मंडप की रचना की, और उसके अलावा जो शादी में गीत गाए जाते हैं उसे फागुन के जो गीत हैं उन फागुन के फागों को, होली के गीतों को शादी के गीत के रूप में चित्रित करके इस तरह से स्वयंवर का पूरा चित्रण तैयार किया, विवाह का वातावरण पूरा तैयार किया, ये प्रश्न का उत्तर होगा आपका, ठीक है। अब देखिए हाथ पीले कर लिए हैं, हाथ पीले कर लिए हैं कि दो आशय हैं, एक तो उसमें पीले पीले फूल आ जाना और दूसरा विवाह के लिए तैयार हो जाना, ठीक। और उसके बाद आगे भी और भी जो प्रश्न बनते हैं आपके, प्रकृति का अनुराग अंचल से क्या आशय है, मैंने आपको बताया अभी अनुराग अंचल बड़ा बताया था ना कि प्रकृति का अनुराग अंचल से मतलब है कि दूल्हा है चना, दुल्हन है सरसों और अलसी है अल्हड़ नायिका, तो इस प्रकार आपसी प्रेम का चित्रण, प्रकृति प्रेम का चित्रण जो है ये अनुराग अंचल को प्रदर्शित करता है, ठीक। प्रेम की प्रिय भूमि कवि ने किसे कहा और क्यों कहा, कवि ने प्रेम की प्रिय भूमि किसे कहा, गांव की भूमि को, ठीक है। गांव जो चंदगहना गांव है उसे कवि ने प्रेम की प्रिय भूमि कहा, और उस पर श्रृंगार के लिए प्रेम के साथ सब लोग खड़े हैं इसलिए कवि ने उसे प्रेम की प्रिय भूमि कहा, क्योंकि सब लोग श्रृंगार करके, सरसों है, अलसी है, ये सब श्रृंगार करके खड़े हैं इसलिए कहा, ठीक। मैंने आपको और अलंकार मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है, जहाँ पर जो अलंकार है मैं आपको बताती लिख जा रही थी कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा रूपक, ठीक। उसके बाद अगला आपका प्रश्न बनता है कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसे कहा गया,
किसे कहा गया, मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि जो सूर्य का प्रतिबिंब पानी पर पड़ रहा है, उस पानी का प्रतिबिंब पानी के अंदर झांकने पर वह सूर्य का प्रतिबिंब एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा निर्मित करता है, और जिसे बार बार लगातार देखे रहने से आंखों पर चकमकाहट हो रही है। ठीक, अब उसके बाद है, कवि ने क्यों कहा कि किनारे सरोवर के किनारे जो पत्थर हैं उनकी प्यास ही नहीं बुझ रही। वो इसलिए कहा क्योंकि बार बार लहरें उनको भिगाती जा रही हैं, और भिगाने के बाद भी वह क्या हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो पानी पीते ही जा रहे हैं। अब देखिए, काले माथ वाली चतुर चिड़िया की कवि ने क्या चतुराई वर्णित की है। ठीक, क्या चतुराई वर्णित की है कि वह दूर आकाश में उड़ती है, और लेकिन तालाब में जैसे ही मछली को सतह पर देखती है तो अचानक तालाब पर आक्रमण कर देती है और उस मछली को अपनी पीली चोंच में पाकर उड़ जाती है। ये चित्रण काले माथ वाली का किया। ठीक, उसके बाद है, ध्यान निद्रा त्यागता है का क्या व्यंग्य है। व्यंग्य मीन्स उपहास। क्या उपहास किया कवि ने कि ध्यान निद्रा त्यागता है, यानी कि पहले वो बिल्कुल साधु जैसा बन गया बगुला, जो एक टांग पर खड़ा बगुला था, वो साधु की तरह अपना एक्ट कर रहा था, और जैसे ही चिड़िया आई तो क्या हुआ, उसने अपना उस साधुत्व को, उस जो सीधापन था उसका, उसने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। तब उसने कहा उसे कि ध्यान निद्रा त्यागता है, ये मतलब है इसका। ठीक, उसके बाद है, चित्रकूट की भूमि को कवि ने बांझ क्यों कहा। क्यों कहा, क्योंकि जहाँ पर कोई फसल नहीं उगती, बांझ का मतलब बंजर, ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहा जा सकता है। तो वहाँ पर क्या है, थोनी प्लांट है, कटीले वृक्ष, कैक्टस हैं, कैक्टस उगे हैं, और कैक्टस काव्य में उचित नहीं माना जाता, इसलिए कवि ने उसे क्या कहा, बांझ भूमि कहा, क्योंकि वह कांटेदार वृक्षों को ही पैदा कर सकती है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि वनस्थली में जो गूंजती आवाज़ें हैं वो कौन कौन सी कवि ने चित्रित की है। कौन कौन सी थी आवाज़ें, एक तो तोते का सर था टे 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 टे, एक सारस का था टिटो टिटो, ये स्वर जो थे वनस्थली में गूंज रहे थे। ठीक, उसके बाद है, वनस्थली का हृदय चीरता, इससे कवि का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं कवि। ठीक है, वनस्थली का हृदय चीरता से मतलब है कि उस पूरी सुनसान जगह को गुंजित करता हुआ, शब्द भेद करता हुआ, उसकी सुनसानी को तोड़ता हुआ। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं आपके जो बुक के प्रश्न उत्तर हैं उनमें। फर्स्ट प्रश्न है आपका, इस विजन में डैश अधिक है, पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। कवि का आक्रोश क्या है, कवि ने नगरीय संस्कृति की व्यावसायिकता पर आक्रोश प्रकट किया है। व्यावसायिकता से मतलब यानी कि जो शहर में व्यापारिक जो लेन देन होता है, ठीक है, व्यवसाय से संबंधित है, ठीक, तो अर्निंग करते हैं उससे, तो कवि उसे चित्रण करता है कि वहाँ कितनी चिल्लपौं है, और उसके बाद वहाँ के लोग, शहर के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते हैं, प्रेम सौंदर्य से दूर रहते हैं, प्रकृति से दूर रहते हैं, और क्या होता है, उनको ओरिजिनल हवा नहीं मिल पाती, और इसलिए यह क्या है, नगरीय संस्कृति का दुर्भाग्य है। जो नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनका दुर्भाग्य है कि वो इस सुंदरता को एहसास महसूस नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा प्रश्न है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। मैंने अभी आपको बता दिया है क्या कहना चाहता होगा। अलसी के मनोभाव क्या हैं, मैंने आपको बताया था, अलसी अल्हड़ नायिका है, उसकी कमर लचीली है, उसका शरीर पतला है, और वह स्वभाव से क्या है, हठीली है। ठीक, ये उसका मनोभाव है, और मनोभाव क्या है उसका, कि जो मुझे छुएगा कि वह उसी को मैं अपना हृदय दान में दूंगी। इस तरह से अलसी जो है अपने प्रेम का खुला निमंत्रण दे रही है। ठीक, अब हठीली शब्द का प्रयोग अलसी के लिए क्यों किया गया, अगला क्वेश्चन आपका है। इसलिए क्या, क्योंकि एक तो वो हठपूर्वक उगाई है, दूसरा अपनी पतली देह के कारण झूमती झूमती बार बार खड़ी हो जाती है, डिस्टर्ब करती है। ठीक, चांदी का बड़ा गोल खंभा कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसमें जो सूर्य की सीधी किरणें जल पर पड़ रही हैं वो नीचे चांदी का बड़ा गोल खंभा बनाती हैं। ये कवि की रंग, चमक और रूप की समानता के कारण ये कवि की कल्पना का परिचायक है। कवि कितनी अच्छी कल्पना कर सकता है। ठीक,
हरे चने का सौंदर्य मैंने आपको बता दिया है, और पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है, ये क्वेश्चन अगला है आपका, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटे, इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगी। धन्यवाद बेटे।